हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके पूछा है कि जब मॉक टेस्ट आप लगाते हो, एसएससी सीजीएल की बात करो या सीएचएसएल की बात करो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट भी लगा और इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए और आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में टॉपिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। मतलब कि पहला कौन सा टॉपिक का किस सेक्शन का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद सेकंड नंबर किसका आना चाहिए, थर्ड नंबर कौन सा होना चाहिए और लास्ट में कौन सा सॉल्व करना है, ये आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होगा और उसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। उसका कारण भी है कि कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए और वो पहले क्यों करना चाहिए और लास्ट में कौन सा उठाना है और वो लास्ट में क्यों करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। आपका सबसे पहले नंबर पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वांट के 25 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सिंगल शॉट में। उसके बाद आपका रीजनिंग का नंबर आएगा, उसके बाद आपका इंग्लिश का और लास्ट में आपको जीए करना है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑर्डर हो गया 1 2 3 4। अब इसी के साथ मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। डेफिनेटली आप 100 सवाल सॉल्व कर रहे हो 1 घंटे के अंदर, यानी कि 60 मिनट। इवन मैं कहूँगा कि 55 मिनट ही आपको लेना चाहिए। आपको ये मानना ही नहीं चाहिए कि 60 मिनट्स आपके पास में है। आपका जो पेपर है वो 55 मिनट का ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 55 मिनट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली 60 मिनट में कंफर्टेबली उस पेपर को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 55 मिनट में आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कितना, कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना समय देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में आपको 20 मिनट में 25 सवाल सॉल्व करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग में 15 मिनट में 25 सवाल सॉल्व करना है। फिर जब इंग्लिश का नंबर आएगा यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में 25 सवाल सॉल्व करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 8। तो ये आपके मिनट्स का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 20 और ये हो गया 28। 28 और 20 कितने हो गए 48 और 8 नहीं 7 ले लो। ठीक है, 7 मिनट, 7 मिनट्स गुड इनफ। फिर भी आपके पास 5 मिनट बच जाएंगे। 55 मिनट में आप पूरा पेपर खत्म कर सकते हो। इसका कारण समझो, कारण समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्वांट करने का क्यों कहा। क्वांट जो है ना आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में आने वाला है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह करना ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ना ये बहुत स्कोरिंग होता है। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन करना है और सारे क्वेश्चन आपको सही सही करना है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आना है तो सारे क्वेश्चन आपको सही करना है और विदिन 20 मिनट्स करना है। लेकिन जब इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा फोकस आपको लगता है। होता क्या है, जब 1 घंटे में 100 सवाल आप सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा फोकस आपको लगता है और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। शुरुआत में ही अगर आप क्वांट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और 20 मिनट के अंदर कर लो तो एक बहुत बड़ा सेक्शन, आप देखो सिंपल सी बात है, 25 क्वेश्चन आपने सही सॉल्व कर लिए विदिन 20 मिनट्स, मतलब कि 1/3 ऑफ टाइम में 25 सवाल अगर आप एक्यूरेटली सॉल्व कर चुके हो, मतलब कि आपने 25% ऑफ पेपर अपनी तरफ कर लिया है ना। 25% बाजी आप जीत गए। 25% जो गेम है वो आपके हाथ में आ चुका है। अब आगे की चीज़ समझो। इसके बाद फिर रीजनिंग की बारी क्यों है, क्योंकि रीजनिंग में जो एसएससी का रीजनिंग है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एसएससी का जो रीजनिंग है काफ़ी ईजी आता है कंपेरेटिव टू अदर एग्जाम्स। तो ये जो सेक्शन है इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल है 15 मिनट में एक्यूरेटली 25 सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अगले 15 मिनट में 25% पेपर सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 20 और 25 35 मिनट में आप 50% पेपर सॉल्व कर चुके होगे। ठीक है, और मैं आपको कई बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, क्वांट और रीजनिंग इसमें आपको फुल मार्क्स स्कोर करना ही ये कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल है स्कोर करना। मैं ये नहीं कहता कि जनरल अवेयरनेस में सॉल्व कंप्लीट कर लो, बिकॉज जीए एक ऐसा टॉपिक इसमें बहुत मुश्किल है, आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। पॉसिबली उसमें गलतियां हो सकती है बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। वैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन क्वांट में और रीजनिंग में ये पॉसिबल है क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो और कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना ही है फर्स्ट टू में। मैं आपको इंग्लिश का क्यों नहीं कह रहा सेकंड नंबर पे करने का, उसका एक रीज़न है। इंग्लिश आप थर्ड पे क्यों करो, क्योंकि अगर आप शुरुआत में इंग्लिश करते हो या इंग्लिश सेकंड नंबर पे करते हो ना तो कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे आती जो शायद आपके हाथ से बाहर हो, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे नए नए एग्जाम में आ जाते हैं जिसका हमको मतलब नहीं पता है।
तो इनिशियली जो एग्जाम आप स्टार्ट करते हो ना, या मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल के 30-35 मिनट ऐसे होना चाहिए जब आपने 50% पेपर सॉल्व कर दिया और एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया है, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपको ये इंश्योर आप कर लेते हो बहुत कम समय में कि इतने नंबर तो कम से कम हो ही गए, ठीक है ना। तो ये जो, और वैसे भी एग्जाम करने का तरीका वही होता है, जब भी एग्जाम आप देते हो ना, हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को सबसे पहले लेना चाहिए। यही एक रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांट और इंग्लिश आपको पहले करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका रीजनिंग होता है उसके बाद में आपको इंग्लिश आना है। इंग्लिश आपको 30 मिनट्स में पूरा खत्म करना है। 30 मिनट्स में एनी हाउ आपका पूरा इंग्लिश 25 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूमिंग अगर आपका होगा तो 3 सेक्शन होंगे। एक तो हो गया आपके क्लोजेट टेस्ट, एक तो हो गया क्लोजेट, एक हो गया पैराजम्बल्स वाले, और एक हो गया आपका कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज। ये 3 चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, यही आपका समय खाएंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स का आता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आता है, या फिर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, बंडल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एंटोनिम सिनोनिम, ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स इज गुड इनफ, इतने में आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और उसके बाद 7 मिनट में आपका जीए का कोई पार्ट होगा सबसे आखिरी में, क्योंकि ये सबसे कम स्कोरिंग है। इसको आखिरी में रखने का कारण ही यही है कि ये सबसे कम स्कोरिंग होता है। तो जब पूरा पेपर आप दे देते हो ना, तो कहीं ना कहीं अपनी एक सिचुएशन आप क्रिएट कर लेते हो कि इतने नंबर मुझे आ ही रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में प्रोसीड करने का तरीका वही होता है, जब आप एग्जाम देते हो तो प्रोसीड करो तो सबसे पहले अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट करो और उसको इंश्योर करो कि इतने नंबर कम से कम हम स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे ये जो भी ऑलरेडी स्कोरिंग है तो इसको भी कर सकते हो, और उसके बाद इंग्लिश फिर जीए, ठीक है। ये ऑर्डर आपका होना चाहिए। अब ये ऑर्डर अभी से तैयार करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट जो है वो आप डेली तो ना दो, हफ्ते में अगर भी दे सकते हो, बिकॉज अभी बहुत समय बचा हुआ है, अच्छा खासा समय है। वो जो कई ऐसे महान लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, या लगभग 10-15% ही सिलेबस कर पाए, तो उनके लिए समय बचा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप तैयारी कर सकते हो अभी से भी, बट मॉक टेस्ट अभी मत लगाओ, बिकॉज मॉक टेस्ट लगाने का मतलब डेली लगाने का तो नहीं है। वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वहाँ से आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करने का एक मौका मिलता है। मॉक टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि रिसेंटली करंटली आपकी क्या स्टैंडिंग है, कहाँ आप स्टैंड करते हो, क्या आपका वीक पॉइंट है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं पेपर में, यानी कि मॉक टेस्ट में, और उनके ऊपर आपको काम करना है और कितना काम करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की ज़रूरत हफ्ते में 1, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कई सारी चीज़ें की प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो समय इतना नहीं होता है, इसलिए मॉक टेस्ट मत लगाओ। हाँ, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक टेस्ट अच्छी तरह लगाओ और उसको इवैल्यूएट ज़रूर करो। हफ्ते में 1 ही लगाओ, लेकिन एक दिन वो ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपनी सारी कमजोरियों को अपनी कागज़ पे लिखते हो। और एक चीज़ यार ध्यान रखना, एक गलती आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो कि आप लिखते नहीं हो चीज़ों को। लिखने की आदत डालो, एक डायरी बनाओ, एक डायरी में हर चीज़ लिखो आपकी, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ बहुत अच्छे हो, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, मॉक टेस्ट में आपने जब एग्जाम दिया आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कितने क्वेश्चंस में की है, कई बार आपको कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी से डेवलप करना पड़ेगी, तब कोई जाकर के इसका इम्पैक्ट आपको एग्जाम में दिखने वाला है। एग्जाम के दिन किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना, कोई चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार आपके अंदर है। जिस दिन आपने वो चमत्कार अंदर से बाहर निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो दिखेगा कि हाँ चमत्कार क्या है, ठीक है। तो चमत्कार की उम्मीद नहीं करना है, चमत्कार आपको डेवलप करना है अपने अंदर से और एग्जाम के दिन दिखाना है। और वो उसका तरीका वही है कि अभी से ही इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाए। तो मैंने बता दिया, ये बहुत ज़रूरी था। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कमेंट बॉक्स में लिख करके सर पूछा था कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई भी आपका डाउट एग्जाम की तैयारी को लेकर के कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कोशिश करूँगा। अगर ऐसा लगता है मुझे कि ये डाउट इन जनरल अच्छा है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर जो भी आप पूछना चाहते हो, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।